नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लूप्रिंट और प्रश्न बैंक दोनों ही आपको मिल चुके होंगे और प्रश्न बैंक आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू भी कर दिए होंगे। आज की क्लास में हम विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर हर दिन एक प्रश्न बैंक मतलब प्रश्न बैंक का हर एक चैप्टर एक एक दिन करके सॉल्व करेंगे। तो कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न बैंक अवेलेबल है उसमें आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट के आधार पे आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि किस इकाई में कितने प्रश्न आवंटित हैं और किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर 1 में अगर हम देखें तो चैप्टर 1 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है उसमें 1 है, 2 नंबर का 1 अंक और 3 नंबर का 1 अंक। तो इस प्रकार से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे और इस प्रकार आपने सारा ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज चैप्टर देख लिए होंगे। तो आज हम केवल प्रश्न बैंक का सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न बैंक से चैप्टर 1 जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आपको 1 नंबर का एक ही आ रहा है। तो जो भी प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? आप लोगों ने प्रश्न बैंक या तो कॉपी में नोट कर लिए होंगे या फिर आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो आप मैच करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और सही विकल्प में पहला जो क्वेश्चन है आप ये देखेंगे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, हमने भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ा है। क्वेश्चन में है किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब पहला विकल्प है अवस्था में परिवर्तन हो, बा है रंग में परिवर्तन हो, सा है तापमान में परिवर्तन हो और दा है उपरोक्त में से कोई या सभी। तो जो पहला का आंसर है, अगर हम देखें रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब रासायनिक अभिक्रिया के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखेंगे अवस्था में परिवर्तन होना आवश्यक है, यहाँ पर रंग में भी परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे उपरोक्त में से कोई या सभी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी या सभी हम कह सकते हैं। फर्स्ट जो है अपना आंसर, तो आप टिक कर लेंगे पहले का दा। दूसरा है यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लोह उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम की बात की गई है। मैग्नीशियम मतलब Mg से आप परिचित हैं। प्लस जब हम वायु में दहन करते हैं मतलब कहाँ, O2 ऑक्सीजन के साथ हम दहन करते हैं तो आपको ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कि ये रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें आ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बा पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सा पे है मैग्नीशियम कार्बोनेट और दा है मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो जो रिएक्शन है उसके आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप नोट कर लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO प्लस H2O। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हम जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बा ऊष्मा छेपी। ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ये होगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण। तो आप टिक कर लेंगे तीसरे का बा। नाउ नेक्स्ट है जिसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो पहला दिया है उबलते पानी से जलवाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन है। LPG का दहन, सा है बर्फ का पिघलकर जल बनना और दा है नमक का पानी में घुलना। तो जो चौथे का आंसर है अगर आप ध्यान से देखें तो हम जानते हैं उबलते पानी से जलवाष्प बनना मतलब क्या हुआ, H2O में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है ना।
इसमें क्या हुआ, भौतिक रूप से केवल अवस्था परिवर्तित होती है ना। नमक पानी में घुल जाता है, वो भी अवस्था परिवर्तन है। बर्फ पिघलकर जल ही बनती है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो बा आंसर है एलपीजी का दहन। जो एलपीजी है, दहन के फलस्वरूप रिलीज, जो दहन होता है उसका एलपीजी दहन के फलस्वरूप उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आंसर इसका हो जाएगा एलपीजी का दहन। चौथे का आप टिक कर लेंगे बा। नाउ नेक्स्ट है पांचवा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। H2O एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। मोल अनुपात, तो H2O का जब जल विघटन होगा, अपघटन होगा, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इनमें मोलों की संख्या में केवल जो एक संख्या हाइड्रोजन, एक संख्या ऑक्सीजन मिलती है। तो जो पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा 1:1, मतलब कि दोनों की संख्या का जो अनुपात होगा 1:1। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा आ। नाउ नेक्स्ट है छठवा। 6 में आप देखेंगे, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। देर तक सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, अगर इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख दें तो ये क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाने का कारण क्या होता है, यहाँ पर हमको पता है ये Ag, इसका अपघटन हो जाता है और ये Ag बनाता है, Ag प्लस Cl, ये अलग हो जाएगा। तो अभिक्रिया में फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का उत्पादन हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन होता है, और डा है सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है, विखंडन तो होता है, सिल्वर बनता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है वहाँ पर, उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, कि इससे Cl निकल जाता है, Ag बन जाता है। तो रासायनिक रूप से इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा दा। टिक लगा लेंगे आप, छठे का आंसर हो गया दा। नाउ नेक्स्ट सातवें नंबर पे है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। जो सातवें का आंसर है, अगर हम देखें, सूर्य का प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, फिर से वही रिएक्शन है AgCl, इसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर। तब भी हमने कहा, क्या कहा, ये उपचयन अभिक्रिया है। जो Ag और प्लस Cl ये अलग हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर AgCl का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो अलग अलग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो यदि हम ऑप्शन देखें, ए आपका है विस्थापन, बी है अवक्षेपण, सी है संयोजन, और द नंबर पे है वियोजन। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वियोजन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, टिक कर लेंगे, सातवें का वियोजन। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, पूछा है क्वेश्चन, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बहुत ईजी अभिक्रिया है, हमने पढ़ा है ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखेंगे सा में आपको आंसर मिल जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आठवें का आप टिक लगा लेंगे, सा। नेक्स्ट है 9वें नंबर पे है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का जो सूत्र है, अगर हम देखें, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सूत्र रखे हुए हैं। तो सूत्र क्या होना चाहिए, मैंने आपको सूत्र बनाना अगर सिखाया है क्लास में तो आपने अटेंड की है। लेड नाइट्रेट में जो Pb है, इस पर +2 चार्ज होता है, NO3 है, इस पर माइनस चार्ज होता है। और जब ये संयोग करते हैं तो हमको पता क्रॉस इनमें जो संयोजन होता है, मतलब यहाँ पर NO3 2 होना चाहिए और Pb 1 होना चाहिए, है ना। विपरीत आवेश जो होते हैं, जब संयोजकता आपस में मिलती है तो जितना आवेश नाइट्रेट का होता है उसकी उतनी संख्या, और जितना आवेश Pb का है उतनी संख्या एक दूसरे के विपरीत संयोग करती हैं। तो जब ये संयोग करेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, है ना। तो होल ट्वाइस हो जाएगा, तो होल ट्वाइस किस में हम देख लें, ये PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का ये हो जाएगा रासायनिक सूत्र। नो का आप टिक कर लेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट है 10वां, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? खाद्य पदार्थ हमको पता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है, और आपने रिएक्शन पढ़ी होगी जो ग्लूकोज का जल अपघटन है ना। तो ग्लूकोज का जब जल अपघटन होता है तो जल अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? C6। आपको रिएक्शन याद है कि नहीं? आप लिख लें C6H12O6 है ना। इसका क्या होता है? जब अपघटन होता है वायु की उपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति में अपघटन होता है तो ये क्या बनाता है? CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है, और साथ में अभिक्रिया उत्सर्जित होती है, रासायनिक रूप से अभिक्रिया उत्सर्जित होती है। तो उत्सर्जित होती है मतलब क्या होना चाहिए इसका आंसर? सा। कि यह एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होती है। तो आप टिक लगा लेंगे, 10वीं का हो जाएगा सा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, देखो, एक गैस सिलेंडर पे उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस संग्रहित करना तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। वायु का द्रवकरण, ये भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चाइना जिसमें पेट्रोल को खुले रखना और तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पे गर्म करना, तो गर्म करना भी कोई रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन है अपना, एक्चुअली क्वेश्चन क्लियर करने पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो अगर हम चारों को ध्यान से देखें तो ये आपकी भौतिक अभिक्रिया है, द्रवीकरण भी भौतिक अभिक्रिया है, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना भी एक भौतिक अभिक्रिया है। तो जो आपका ऑप्शन बचता है वो क्या बच जाता है? तीसरा। और जो तीसरा है मतलब चाइना जिसमें पेट्रोल को खुले रखना, यह क्या हो जाती है? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो आप इसे नोट कर लेंगे, 11वें का आंसर क्या हो गया? सा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। 12 का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। 12वें में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना तो भोजन भी क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन सारी क्रियाएं चलती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, है ना, तो वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर हम सा देखें, बर्फ का पिघलना, तो जो बर्फ है वो बर्फ मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद वापस क्या पानी बना लेगी, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, मतलब कि ये आपकी भौतिक अभिक्रिया है ना। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 12वें का आंसर हो जाएगा सा, बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो देखो, हमने पढ़ा है सोना और जो प्लेटिनम है दोनों ही कैसी धातु हैं? अक्रिय धातुएं हैं, है ना। और जो अक्रिय धातुएं हैं वो कैसी होती हैं? किसी से क्रिया नहीं करती हैं, यहाँ तक कि अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं। कैसे अम्ल से क्रिया करती है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अम्लराज, है ना। अम्ल राज, जिसको हम एक्वारेजिया भी कहते हैं, है ना, एक्वारेजिया। इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। क्वेश्चन भी है आपको कि एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया क्या है? HNO3 और HCl मीन्स क्या? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, जिसमें HNO3 होता है 1 और HCl होता है 3, मतलब 1:3 में नाइट्रिक अम्ल, 1:3 में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। इसे भी आप नोट कर लेंगे। और एक्वारेजिया जो होता है उसमें सोने और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बहुत इजी है, हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें हमने कहा कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद, है ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होंगे? अभिकारक। तो आंसर हो जाएगा आपका बा, नोट कर लें आप, बा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखेंगे, फर्स्ट आपका है, पॉप ध्वनि
से जलने वाली गैस क्या है? ये भी क्लास में हमने पढ़े हैं कि जो हाइड्रोजन होती है, धातुओं से क्रिया होने जो धातु होती है, प्रैक्टिकली भी हमने किया है। ये धातु अम्लों से क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और इस गैस की पहचान है कि इसकी ध्वनि पॉप से आती है, चट चट। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। लिख लेंगे आप आंसर, हाइड्रोजन। दूसरा है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। भोजन का दहन, देखिए भोजन का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। तो जब कोशिकीय स्तर पर कार्बोहाइड्रेट, भोजन किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और वो जलता है ना। दहन होता है भोजन का, तो वो दहन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण, है ना। क्या होगा? हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन जो होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो आप नोट कर लेंगे, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। चलिए, नोट कर लिया आपने, क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ठीक है। तीसरा, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या है? तो हमने एक टॉपिक्स पढ़ा है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो जो विकृत गंधिता है उसके कारण जो सड़े लंबे समय तक सेवन ना रखे, अपने घर में जो मेवे रखे रहते हैं, काजू बादाम रखे रहते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? उसमें एक प्रकार की गंध आने लगती है, तो वह क्या कहलाती है यहाँ पे? विकृत गंधिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता। ओके, तो नोट कर लें आप, तीसरे का हो जाएगा विकृत गंधिता। चलिए, चौथा जो खाली स्थान है, ध्यान से देखेंगे, चौथे नंबर का जो खाली स्थान है वो है H2 का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास। क्या कहलाता है? खाली स्थान अभिक्रिया कहलाता है। तो हमने पढ़ा है हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास। चौथे नंबर का जो है लिख लेंगे अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। नोट कर लेंगे आप, अपचयन। ओके, नाउ लिख लिया आप सभी ने। पांचवा है, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक, देखेंगे ना, दीवारों पर चमक आ जाती है। चमक आ जाती है, ऐसा खाली स्थान के निर्माण के कारण होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको छोटा कर लें, है ना। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है, ऐसा खाली स्थान के निर्माण के कारण होता है। तो 2-3 दिन बाद होता क्या है? देखते हैं। हमने चूना पोता है ना, सफेदी की मतलब हमने क्या पोता? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड किसके संपर्क में होती है? आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और हम जानते हैं जो संगमरमर है उसको भी हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हम कहते हैं दीवारों में चमक आ गई, तो वहाँ होता क्या है? धीरे धीरे करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। 5वें नंबर पे लिख लें आप सभी, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला लिख लेंगे, CaCO3 बनने के कारण, CaCO3 बनने के कारण। नाउ छठवा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी मैंने बात की थी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। तो छठवें का हो जाएगा CaCO3। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? बिना बुझे हुए चूने, अभी हमने बात की CaO। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। ठीक है, ये आपके खाली स्थान हो गए। खाली स्थान एक बार आप फिर से मैच कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर है उसका आंसर हो जाएगा, एक बार सभी ने नोट कर लिया? वेट कर लेते हैं, एक बार आप लोग सब नोट कर लिए होंगे, फिर मैं मैच करवा देती हूँ। अगर कोई गलती होगी तो आप सुधार सकते हैं। ओके, चलिए नोट करना शुरू करते हैं। खालिस्तान में अगर कोई भी गलती है तो आप चेक कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? चेक करें। फर्स्ट का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, सेकंड का हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण, थर्ड का हो जाएगा विकृत गंधिता, चौथे नंबर पे है अपचयन,
पाँचवा है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, छठवा है कैल्शियम कार्बोनेट और सातवां है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपके हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सारे आंसर। क्लियर सभी को? ओके, नाउ अति लघुत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है थोड़ा सा डिटेल में नहीं, मैं शॉर्ट में बताते जाती हूँ आप लोगों को। शॉर्ट में बताने से होगा क्या, आप थोड़ा सा याद भी कर लेंगे कि हमने ये क्लास में पढ़ा है ना। और क्लास में पढ़ते समय हम क्या क्या चीज़ें भूल जाते हैं, उन चीज़ों को हमको रिवाइज करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? थोड़ा फास्टली बताऊंगी मैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण अब भी हमने देखा था कि अगर हम चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना, तो वो हो जाएगी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन की अभिक्रिया में होता क्या है, अगर हम देखें, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो जो ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है? दहन करती है। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्रिया करती है और उस मात्रा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ा है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है, और उसी में एक अभिक्रिया हमने पढ़ा अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। तो ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बनता है, बहुत सरल सा एग्जाम्पल मैं आपको घर का बता सकती हूँ कि अगर हमने दूध में खटाई डाली तो दूध फट जाता है ना। तो वास्तव में दूध क्या है? एक विलयन है, समझो अभिकारक है, उसमें हमने खटाई डाली मतलब अम्ल डाला, और ये जो अम्ल है वो क्या होता है? क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद तुरंत उसको फाड़ देता है, जिसमें जो हमको मिलता है ना थक्का, वही अवक्षेपण कहलाता है ना। और जो अवक्षेप, उसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन में अगर आपको ध्यान होगा तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, सिंपल विस्थापन, है ना। अगर आपको देखो, मैंने ये वाली अभिक्रिया आपको पढ़ाई FeCuSO4, है ना, FeCuSO4। इसमें जो Fe है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर लेगा, मतलब बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये क्या हुआ? विस्थापन, है ना। द्विविस्थापन कहाँ क्या है? द्विविस्थापन वे अभिक्रिया है जिनमें दो प्रकार के अभिकारक होते हैं, और दो प्रकार के अभिकारक में जो आयन होते हैं ना, उनका आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लिए ना। तो देखें हम, जैसे कि अगर एक अभिक्रिया है, इसको मैं लिखने की कोशिश करती हूँ और आप लोग भी नोट करते जाएं। देखिए, हमने क्लास में पढ़ा था, अगर हमारे पास अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस हमारे पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, बेरियम क्लोराइड। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है ना, तो जो Na2SO4 है, इसमें सल्फेट आयन और इसमें क्लोराइड आयन है, तो इन आयनों का आदान प्रदान होता है। सल्फेट बेरियम से क्रिया करके बनाता है BaSO4 प्लस ये बना लेता है NaCl, 2NaCl, है ना। तो ये जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन कौन सी थी? द्विविस्थापन। दो प्रकार के अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होता है। ये आप उदाहरण के साथ बुक से देखेंगे और लिख लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि काफ़ी समय तक रहेंगे तो क्या होता है, इनमें विशेष प्रकार की जो गंध आने लगती है, उस गंध को कम करने के लिए ऐसे पदार्थों में नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए, हमने पढ़ा ना विकृत गंधिता, जिसमें जो खाद्य पदार्थ है काफ़ी दिनों के बाद उनमें से एक गंध सी आने लगती है, खराब होने की जो गंध होती है, उससे बचाने के लिए इस पे नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वियोजन क्रिया को संयोजन क्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, वियोजन में होता क्या? वियोजन मतलब मैंने कहा जैसे AgCl, है ना, AgCl, ये अभी हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बन गया? Ag प्लस Cl, मतलब एक अभिकारक दो भागों में टूट जाता है, ये वियोजन है। और वहीं संयोजन क्या है? अगर हमने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो चीज़ जुड़ के CO2 बना रहे हैं, तो दो पदार्थों का संयोग CO से एक पदार्थ बनना संयोजन है।
लेकिन एक पदार्थ का दो पदार्थों में दो भागों में टूट जाना वो क्या है, वियोजन है, जो एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है बहुत क्रियाशील धातु है, वायु से तुरंत क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे साफ करने के लिए जिस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, उसे हटाने के लिए हम उसे साफ करते हैं। नेक्स्ट है 10 में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो जो 10 है वो हमने पढ़ा है, जो रेडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों चीज़ का संयोजन है ये, है ना। रेडॉक्स में क्या है, रिडक्शन, ये होगा रिडक्शन, और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों का जो संयोजन है वही क्या कहलाता है, रेडॉक्स। रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण, इन दोनों अभिक्रियाओं को जब साथ साथ हम पढ़ते हैं, कहा जाता है कि जब भी कोई रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो उसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपके हुए अति लघुत्तरीय प्रश्न। नाउ नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न, थोड़ा देख लेते हैं हम क्या है ये प्रश्न। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आपने कहा कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्राएं समान होती हैं, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपने क्लास में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हिट एवं ट्रायल विधि, ये भी हमने क्लास में पढ़ाया है, किस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद को हम संतुलित करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण, देखिए 2-3 तो अभी हमने पढ़ ही लिए हैं, कि जो हम चूने में पानी मिलाते हैं ना, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर हमारी जो कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों का जो अपघटन है वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बहुत सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम डेली लाइफ में देखते हैं। विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थों को जो सड़ने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है ना, उसे ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। और 5वां है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पर भी हमने कहा रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबाते हैं ना, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, देखते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो, लोहे की कील मीन्स क्या, क्वेश्चन 5 का ना लास्ट आंसर देखो, लोहे की कील मतलब क्या, आयरन, इसको हमने किस में डुबा दिया, कॉपर सल्फेट, सी यू ये हो गया Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ये अभी हमने पढ़ा कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप FeSO4 बनता है और विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल रिएक्शन के साथ इसका आंसर देंगे। तो ये आपके कंप्लीट हुए चैप्टर 1 के प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन थे वो। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करें, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कैसा है, केमिस्ट्री वाला है, रासायनिक, है ना। तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें रासायनिक अभिक्रिया लिखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आवश्यकता पड़ती है ना। तो समझ के करेंगे तो आपके सारे आंसर करेक्ट होंगे। तो अच्छे से आप वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को समझें, समझ के इनके आंसर निकालने की पूरी कोशिश करें और इनको याद करें। थैंक यू।